हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल लर्न विथ नीतीश में आप सबों का स्वागत है। हम लोग आज सीधा और प्रतिलोम समानुपात, जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, इसके बारे में आज को जानेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, सीधा अनुपात या अनुक्रमानुपाती या अनुक्रमानुपात क्या होता है। देखिए क्या होता है, इसका डेफिनेशन है, यदि दो राशियाँ इस प्रकार संबंधित हो कि एक राशि का मान बढ़ने या घटने से दूसरे राशि का मान उसी अनुपात में बढ़ता या घटता है, तो उन दोनों राशियों को अनुक्रमानुपाती या सीधा अनुपात कहते हैं। ध्यान दीजिए, कहने का अर्थ यह है, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कि कोई राशि है, जैसे 5/10 है, 5/10 ये राशि है। अब इसका मान लेते हैं इसमें 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। और यानी कि ऊपर वाला मान अगर बढ़ रहा है तो नीचे वाला भी मान भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। यानी कि ऊपर अगर 2 गुना करके बढ़ाए हैं तो नीचे भी 2 गुना करके बढ़ाएंगे तो कितना होगा 10 दूनी 20। अगर मान लेते हैं कि शुरुआत में जो राशि दिया है उसमें हम 3 गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 गुना 5 तिया 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से 10 में भी 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 तिया 30। अब ध्यान दीजिए, हर बार सबका मान बराबर होगा, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती। समान अनुपात में देखिए काट कर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये कौन सा टेबल से 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। यानी कि सबका मान देख रहे हैं 1/2, इसका भी 1/2, 1/2। यानी कि इससे साफ पता चला कि ये समान अनुपात में है सब कोई। ठीक है, उसी तरह उससे रिलेटेड यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट है, कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है, इस तरह करके दे दिया जाता है x समानुपाती y। इसका कहने का अर्थ है कि अगर x का मान अगर हम बढ़ा देते हैं तो y का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से x का मान अगर हम घटा देते हैं, x का मान घटा देते हैं तो y का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं x/y इक्वल टू k। k के जगह में कुछ भी हो सकता है, 5/10, 2/12, यानी कि k यहाँ पर तब क्या है, तो k यहाँ पर क्या है, स्थिरांक। k को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिरांक, स्थिरांक या फिर नियतांक। स्थिरांक बोलते हैं या नियतांक बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है, इस तरह दे दिया जाएगा x/y इक्वल टू k, और वहां पर ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि यहाँ पर k क्या है, तो ऑप्शन में दिया जाएगा स्थिरांक या फिर आपका जाके नियतांक दिया हुआ रहेगा, दोनों एक ही चीज होता है। और फिर दूसरा ऑप्शन देगा तो आपको किस पर टिक लगाना है, स्थिरांक में। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, समानुपात में x का मान अगर बढ़ेगा तो y का मान भी बढ़ेगा, और x का मान घटेगा तो y का मान भी घटेगा। जैसे यहाँ पर अभी हम बताए थे, जितना गुना हम कर रहे थे x का मान, उतना ही गुना क्या कर रहे थे, y का मान। ठीक है, अब उसी से एग्जांपल यहाँ लिए हैं। जैसे मान लेते हैं कि x का मान 1 है और y का मान 5 है। अब ध्यान दीजिए, हम कितना गुना किए हैं, यहाँ पर 2 गुना किए हैं तो कितना हो गया, 1 गुना 2 किए 2 हो गया। उसी तरह 5 में 2 गुना कर दिए तो कितना हो गया, 5 दूनी 10। उसी प्रकार से पहला वाला में कितना गुना किए हैं, 3 गुना किए तो 3 हो गया। उसी तरह 5 में कितना गुना किए, 3 गुना किए तो कितना हो गया, 15। उसी प्रकार से 1 में कितना गुना किए, 4, तो हो गया 1 गुना 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 5 में 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 5 में 4 गुना करेंगे तो 5 चौके 20। यानी कि ये समान अनुपात में, सबको जब काटेंगे तो देखिएगा एक ही मान आ जाएगा, सब में क्या आ जाएगा 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये कैसा है, सीधा अनुपात या अनुक्रमानुपाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट क्वेश्चन दे दिया कि x/y इज इक्वल टू 5/12, 5/12 या फिर आपका जाके 5 मान लेते हैं सपोज दैट 20 ले लेते हैं, 5/20 और 20/80। ठीक है, 20/80। आपसे पूछा जाएगा कि ये दोनों समानुपात है या नहीं है, समान अनुपात में है क्या नहीं। तो इसको क्या कीजिए, आप कटा कर देखिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 20 एकम 20, 20 चौके 5 एकम 5, 5 चौके 20, 20 एकम 20, 20 चौके 80। यानी कि इसका भी 1/4 आया, ये भी इसका भी मान 1/4 आया। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कैसा है, समान अनुपात में है, इसको अनुक्रमानुपाती बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये समान अनुपात या फिर सीधा अनुपात या अनुक्रमानुपाती होने के बाद अब देखिए व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। प्रतिलोम अनुपात या व्युत्क्रमानुपाती इसको कहा जाता है। किसको कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जब दो राशियां इस प्रकार बदलते हैं कि यदि एक राशि में वृद्धि होती है तो दूसरी राशि में कमी होती है, या पहली राशि में कमी तो दूसरी राशि में वृद्धि होती है। कहने का अर्थ यह है
कि एक राशि को अगर हम बढ़ा रहे हैं, अगर x का मान बढ़ रहा है तो y का मान घट जा रहा है ना। अगर मान लेते हैं कि y का मान बढ़ा रहे हैं तो x का मान घट जा रहा है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि एक का मान बढ़ रहा है तो दूसरा का मान घट जा रहा है। अगर पहला वाला अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर पहला घट गया तो दूसरा बढ़ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम लोग व्युत्क्रमानुपाती को लिखते कहते हैं x व्युत्क्रमानुपाती 1/y। इस प्रकार से व्युत्क्रमानुपाती का इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई इज इक्वल टू के। यहाँ पर k क्या है, अगर पूछा जाएगा k क्या है, स्थिरांक। क्या बोलते हैं, स्थिरांक बोला जाता है या फिर नियतांक बोलते हैं इसको। ध्यान दीजिए, समानुपाती का क्या होता है या फिर अनुक्रमानुपाती का क्या होता है, ये देखिए x बटे वाई बराबर के होगा, जबकि इसमें क्या होगा, x इंटू वाई बराबर क्या होगा, के। हमेशा याद रखिए, अगर x का मान हम बढ़ा दिए तो y का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर हम शुरुआत में ही x का मान ही घटा दिए, मान लेते सपोज दैट x का मान घटा दिए, तो इसमें y का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही है अनुक्रमानुपाती, यानी कि एक का मान बढ़ाते हैं तो दूसरा का मान क्या होता है, घट जाता है। अगर पहला का मान घटा देते हैं तो दूसरा का बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, तो बोलता है कि जैसे यहाँ पर लिए है कि आदमी की संख्या, यहाँ पर समय दिन में लिए हैं। ठीक है, अब देखिए 6 आदमी किसी काम को, मान लेते हैं सपोज दैट 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो 9 आदमी किसी काम को कितना दिन में करेगा। एक सिंपल सा लॉजिक है। ध्यान दीजिए, लॉजिक क्या है कि 6 आदमी था तो उसको 12 दिन लग रहा था समय। अब हम आदमी की संख्या क्या किए, बढ़ाए हैं, यानी कि सॉरी हाँ, आदमी की संख्या बढ़ाए, 3 बढ़ा दिए आदमी की संख्या बढ़ाए। तो बताइए, अब हम कम आदमी था तो 12 दिन लग रहा था, अब ज्यादा आदमी लगा दिए तो क्या लगेगा, 12 दिन से ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। सबका काम करने की क्षमता मान लेते हैं सपोज दैट एक जैसा है, तो क्या होगा, तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर ज्यादा आदमी लगाए हैं और सबका क्षमता सेम है, उसी कार्य को करना है, तो क्या लगेगा, कम दिन लगेगा। तो कैसे, इसमें काम कैसे होता है, तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं इसको निकालेंगे कैसे निकला है 8 दिन। इसमें क्या होता है, जैसे 6 आदमी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब 8 आदमी कितना दिन में करेगा, तो सबसे पहले एक आदमी का निकालते हैं। समानुपाती में होता क्या था कि सिंपल क्या होता था कि जैसे हम लोग एक आदमी का निकालते थे, समानुपाती में क्या होता था, तो 12/6 एक आदमी का। ये समानुपाती का था या अनुक्रमानुपाती का। लेकिन इसमें होगा क्या कि अगर एक आदमी का निकालेंगे तो यहाँ पर भाग ना करके हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि 12 गुना क्या हो जाएगा, 6। यही होता है, जस्ट उल्टा, क्योंकि हम लोग देखे हैं क्या होता है अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, देखिए तो सॉरी व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, देखिए गुना होता है। क्या होता है, गुना। जबकि समानुपाती या फिर आपका जाके सीधा अनुपात या अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, भाग होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। एकदम देख लीजिए, x इंटू वाई हुआ है और यहाँ पर भाग हो रहा है। ठीक है, तो एक आदमी बराबर, एक आदमी कितना दिन में करेगा, 12 गुना 6, 12 छक 72 दिन में। हमसे कितना आदमी का पूछा गया, 9 आदमी, तो 9 आदमी कितना दिन में। अब ध्यान दीजिए, जब एक का मान पता हो, एक का मान रहता है पता, और कितनों का भी पूछता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, गुना। लेकिन इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी कि 12 गुना 6 बटे कितना, 9। देखिए 3 का टेबल से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 का टेबल से 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 4 दूनी कितना हो गया, 8, यानी कि कितना दिन में करेगा, 8 दिन में। उसी प्रकार से और एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं, चाल लिए हैं। देखिए चाल का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अब ध्यान दीजिए, हम देख रहे हैं क्या कि चाल और दूरी एक बराबर में है, चाल और दूरी एक बराबर में है, यानी कि चाल का मान बढ़ाएंगे तो दूरी भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अगर चाल का मान चाल कम करेंगे तो दूरी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर उसी तरह से तो अगर पूछा जाएगा, आपसे कभी पूछ दिया जाए कि चाल और दूरी में किस तरह का संबंध है, अनुक्रमानुपाती या फिर आपका जाकर व्युत्क्रमानुपाती या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं, सिर्फ हम चाल और दूरी में बोले हैं, तो ध्यान दीजिए हमेशा अगर ये दोनों बराबर में है, ऊपर में है, ये भी देखिए चाल के नीचे कुछ नहीं क्या है, एक, तो ये भी अंश में और ये भी अंश में, तो इसीलिए हम बोलेंगे क्या, अनुक्रमानुपाती। ये वाला नियम लगेगा, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, चाल और दूरी का संबंध। लेकिन यही आपसे पूछ दे कि चाल और समय का क्या संबंध है, चाल और समय का संबंध क्या है, तो देखिए चाल देख रहे हैं क्या, अंश में है, चाल अंश में है और समय किस में, हर में है। यानी कि देखिए इस प्रकार से है, इस प्रकार से यहां पर देखिए ये हो गया अंश में, x अंश में और y क्या हो गया, हर में। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट इस तरह रहे कि अगर पूछा जाए कि चाल और समय में क्या संबंध है, चाल और समय में किस प्रकार का संबंध है, तो क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती या फिर प्रतिलोम अनुपात। क्यों, क्योंकि अगर चाल को हम लोग बढ़ाते हैं तो समय कम लगता है। सिंपल सी बात है, अगर हम कोई भी गाड़ी का स्पीड को कहीं जाने के लिए मान लेते हैं कि 80 किलोमीटर जाना है, तो अगर मान लेते हैं कि दो तरह का गाड़ी है, दो गाड़ी लिए हैं, एक गाड़ी अगर मान लेते हैं 50 का स्पीड से जा रहा है,
50 के स्पीड से जा रहा है, मान लेते हैं 50 का स्पीड से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है, तो उसको मान लेते हैं सपोज दैट 2 घंटा लग रहा है। कितना घंटा? 2 घंटा। लेकिन अगर कोई गाड़ी स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है, चाल को बढ़ा दिया, 50 से वो क्या क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, तो बताइए वो गाड़ी का 2 घंटा ही समय लगेगा या 2 घंटा से कम लगेगा? तो 2 घंटा से कम लगेगा, 2 घंटा से कम लगेगा। क्या लगेगा? कम। यानी कि क्या पता चल रहा है कि हम चाल बढ़ा रहे हैं तो समय क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर हम लोग चाल को घटा देंगे, चाल को घटा देंगे तो क्या होगा? समय ज्यादा लगने लगेगा। तो यानी कि आपसे कभी पूछ दिए क्वेश्चन में चाल और समय में क्या संबंध है, तो क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है या फिर प्रतिलोम अनुपात का संबंध है। यहां समझ में आ गया? और याद रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन में के का मान पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे यहां पर इस सवाल में देखिए, बोलता है कि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था तो 3 घंटा समय लग रहा था। अब वो गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि चाल को बढ़ाया है। देखिए चाल पहले 40 था, अब क्या किया? 60 किया है, तो समय 3 लगेगा या 3 घंटा से कम लगेगा? तो 3 घंटा से कम लगेगा। कितना कम लगेगा जरा देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से उसको 3 घंटा समय लग रहा था। अब वो क्या किया? पहले 1 किलोमीटर में कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में कितना लगेगा? तो हम क्या करेंगे? व्युत्क्रमानुपाती में जस्ट उल्टा होता है। 1 का जब मान निकालते थे तो हम लोग भाग करते हैं, लेकिन भाग ना कर गुना कर देंगे, 3 गुना 40। अब बताइए क्या करना है? अब 1 का मान पता चल गया, अब कितना का निकालना है हमको? 60 का मान निकालना है। तो अब हम लोग क्या करते थे? गुना करते थे। 1 का पता रहता था तो 1 से ज्यादा का अगर मान निकालना रहता है गुना करते थे, लेकिन गुना ना करेंगे, जस्ट उल्टा करेंगे। व्युत्क्रमानुपाती में हमेशा उल्टा होता है। 1 0 से 1 0 कैंसल, 2 एकम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि कितना हो गया? 2 घंटा। कितना? 2 घंटा। यानी कि अगर हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चला रहे थे कोई गाड़ी को तो 3 घंटा लग रहा था समय, लेकिन उस गाड़ी के चाल को बढ़ा दिए हैं तो समय क्या लग रहा है? कम लग रहा है। यानी कि चाल में हम देख रहे हैं चाल में वृद्धि हुआ है, लेकिन समय में क्या हो गया? कमी। इसी को क्या कहा जाता है? प्रतिलोम समानुपात, या फिर आप बोल सकते हैं कि व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, यह बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें होता क्या है ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक बहुभुज के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में पॉलीगन बोलते हैं। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बने बंद सरल आकृति बहुभुज कहलाती है। यहां ध्यान दीजिए, बोला गया कि 3 भुजा हो या 3 से अधिक भुजा हो, वे सारे 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाले बंद आकृति जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बहुभुज। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट, देखिए यहां ध्यान दीजिए, जैसे 1 भुजा, 2 भुजा और 1 3 भुजा, ये त्रिभुज है। तो क्या ये बहुभुज नहीं है? बिल्कुल है। 3 भुजाओं से बनी है और ये बंद भी है। फिर इसी प्रकार से देखिए आयत लेते हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, क्या ये बहुभुज नहीं है? ये भी बहुभुज है। फिर उसी प्रकार से वर्ग लेते हैं, वर्ग की जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग लिए, क्या ये बहुभुज नहीं है? बिल्कुल है। यानी कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बने बंद सरल आकृति को हम लोग बहुभुज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लिए त्रिभुज, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज और भी जो जितने भी षष्ठभुज, ये सभी जो है ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? बहुभुज कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिए, बहुभुज में भी क्या है? अलग अलग टाइप्स है। सबसे पहला है उत्तल बहुभुज, जिसको हम लोग कन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग जानेंगे कि विकर्ण किसको बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट एक बहुभुज बनाए जो आयत है, आयत ABCD, इसका नाम दे दिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि विकर्ण किसको बोलते हैं। देखिए ये सब तो भुजा हो गया, AB भुजा, BC भुजा, CD भुजा, AD भुजा, ये भुजा है। लेकिन इसमें विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण किसको बोलते हैं? सम्मुख भुजा। सम्मुख मतलब होता है आमने सामने, सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने। तो विकर्ण कैसे होगा? तो सम्मुख भुजा नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे? सम्मुख शीर्ष। यानी कि सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। जैसे सम्मुख शीर्ष मतलब आमने सामने वाला शीर्ष, जैसे यहाँ पर शीर्ष A है, इसके जस्ट सामने शीर्ष कौन है? C। अगर यही दोनों शीर्ष को आपस में मिला दिया जाए तो मिलाने वाली रेखा, ये वाली रेखा क्या कहलाएगी? ये रेखा कहलाएगी विकर्ण। क्या कहलाएगी? विकर्ण, जिसको इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। फिर उसी तरह से B से लेकर D मिला देंगे, ये भी सम्मुख शीर्ष को मिला दिया तो ये भी क्या कहलाएगा? विकर्ण। यानी कि AC एक विकर्ण हो गया और BD एक क्या हो गया? विकर्ण हो गया। ठीक है, वही चीज उसी को विकर्ण कहा जाता है। यानी कि सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, उत्तल बहुभुज जिसको हम लोग कन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं।
बोलता है जिस बहुभुज के सभी विकर्ण पूरी तरह बहुभुज के अंतःभाग में अवस्थित हो। अंतःभाग कहने का अर्थ होता है अंदर, यानी कि जो भी हम लोग बहुभुज बनाए हैं उसके अंदर ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए हम आयत लिए हैं, तो देखिए ना यहाँ पर दो गो विकर्ण है जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी डी दे दिए। तो बताइए दो विकर्ण, एक हो गया ए सी और दूसरा हो गया बी डी, ये दोनों क्या है आकृति के अंदर ही है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या लिए समलंब चतुर्भुज जिसका नाम ए बी सी डी दे दिए। यहाँ पर भी दो विकर्ण आपको नजर आ रहा होगा, ध्यान दीजिए, एक विकर्ण है ए सी और दूसरा है बी डी। ये भी क्या है आपका जो आकृति है बहुभुज जो है उसी के अंदर है। यहाँ पर भी जब हमें 1 2 3 4 5 पंचभुज लिए हैं, तो पंचभुज में भी हम देख रहे हैं कि क्या करना है, जितने भी सम्मुख शीर्ष है सबको मिला दिया गया है तो विकर्ण बन गया है। तो देखिए जितने भी विकर्ण है सभी क्या है आकृति के अंदर ही है, एक भी विकर्ण बाहर नहीं बन रहा है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। जो उत्तल बहुभुज जिस आकृति के अंदर, जिस आकृति के अंतःभाग में विकर्ण सिर्फ बनते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं उत्तल बहुभुज। अब ध्यान दीजिए उत्तल बहुभुज के बाद क्या है अवतल बहुभुज जिसको हम लोग बोलते हैं कनकेव पॉलीगन। अब ध्यान दीजिए जिस बहुभुज के एक भी विकर्ण बहुभुज के बहिर्भाग में हो तो उसे अवतल बहुभुज कहा जाता है, यानी कि एक भी विकर्ण। अब यहां ध्यान दीजिए अंदर में तो बन ही सकता है, अंदर बन ही सकता है, तो अंदर में एक भी विकर्ण, देखिए यहाँ डॉट डॉट लाइन से दिया गया ये विकर्ण है, ये विकर्ण है तो क्या एक भी पहले इस तरह से आकृति था ये था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या एक बन रहा है क्या नहीं, लाइन देखिए तो दो शीर्ष को मिलाने से एक लाइन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये क्या हो गया आपका जाके बाहर, क्या आकृति के अंदर है नहीं, आकृति के बाहर विकर्ण बन रहा है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए ये आकृति इस प्रकार से था, इसको हम ड्रॉ करके ये दोनों को मिला दिए, दोनों बिंदु को इस प्रकार से मिला दिए, तो ये भी क्या हुआ आकृति के बाहर विकर्ण बना है। यहाँ पर भी आकृति के बाहर विकर्ण बना है, इसीलिए आकृति के बाहर एक भी विकर्ण अगर बन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अवतल बहुभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं कनकेव पॉलीगन। अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे कि आखिर बहुभुज में विकर्णों की संख्या कैसे निकाली जाती है, उसके बारे में भी तुरंत हम जानेंगे। अब ध्यान दीजिए हम लोग विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे। विकर्णों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है n-3/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके मन में आएगा कि n क्या है, तो यहाँ लिख दिए कि जहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या है। देखिए बड़ा सा आकृति दे दिया जाए और उसमें बोलेगा कि विकर्णों की संख्या निकालिए, तो निकालना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कितना ड्रॉ कर पाएंगे विकर्ण। मान लेते हैं कि इस यही वाला है, इसमें कितना विकर्ण होगा, आप ड्रॉ कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ से ऐसे मिलाएं, फिर यहाँ से इसको इस प्रकार से मिलाएं, फिर यह इस प्रकार से मिलाएं, फिर यहाँ से लेकर इसमें मिलाएं, फिर यहाँ से लेकर इसमें मिलाएंगे, फिर उसी प्रकार से यहाँ से देखिए यहाँ बनेगा, फिर इसी पॉइंट से लेकर यहाँ बन जाएगा, फिर इस पॉइंट से यहाँ बनेगा, फिर इस पॉइंट से लेकर यहाँ बनेगा, फिर इस पॉइंट से लेकर यहाँ बनेगा, फिर हर एक पॉइंट से उसी प्रकार से बनते जाएगा। जैसे ये पॉइंट से लेकर यहाँ पर जा रहा है, फिर देखिए यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है, फिर इस पॉइंट से लेकर यहाँ बनाएंगे, तो इतना, फिर इस पॉइंट से लेकर यहाँ बनाएंगे, और भी बन सकता है। तो इतना बनाना पॉसिबल नहीं हो सकता है, आप नहीं गिन पाएंगे। उसके बाद ड्रॉ कर तो देंगे किसी तरह, अगर मान लेते हैं तो गिन नहीं पाएंगे कि आखिर कितना को विकर्ण बना है। तो इसके लिए शॉर्ट एक फॉर्मूला है कि क्या फॉर्मूला है विकर्णों की संख्या निकालने के लिए n-3/2, जहां क्या है n बराबर भुजाओं की संख्या। सिर्फ आपको क्या करना है भुजाओं की संख्या निकालना है। जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज है, त्रिभुज में आपको पता होगा कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं होती है। तो हमको n के जगह में क्या लिख देना है 3, क्योंकि n बराबर भुजाओं की संख्या लेना है। विकर्ण की संख्या कि आखिर त्रिभुज में कितना को विकर्ण होता है, तो जरा देखिए डायगोनल D फॉर डायगोनल होता है DIAGONAL, डायगोनल, जिसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे n-3/2, n के जगह हम क्या बैठाएंगे भुजाओं की संख्या, क्या है 3, यहाँ पर 3 माइनस 3 और बटे 2। ध्यान दीजिए 3 गुना 3 में 3 गया 0/2, यानी कि 3 0 0 बटे 2, यानी कि 2 से भाग देंगे 0 को तो 0, यानी कि इससे साफ पता चला कि आखिर इसमें त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं हो सकता। क्यों नहीं, क्योंकि अपोजिट देखिए, अपोजिट साइड, अपोजिट पॉइंट को क्या करना है इसमें मिलाना पड़ता है, उसी को विकर्ण बोलते हैं। जैसे ए से है, ए के सामने कोई पॉइंट है नहीं है, सी के सामने कोई पॉइंट है नहीं है, अब बोलेंगे ए से सी मिला दिए तो ये विकर्ण नहीं होगा, ये तो भुजा है, ठीक है। इसीलिए इसमें हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है, शून्य विकर्णों की संख्या होता है। उसी प्रकार से आयत है, आयत में कितनी भुजाएं हैं 1 2 3 4 भुजाएं, तो इसमें 4 भुजाएं हैं। अगर ये 4 भुजाएं तो इसको इसमें कितना को विकर्ण होगा ये जानने के लिए क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगा देना है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या था n-3/2, n बराबर क्या लेना है भुजाओं की संख्या 4 माइनस 3/2, 4 गुना
4 में से 3 गया 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि हमको पता चल गया कि इसमें कितने को आपका जगह विकर्ण होते हैं आयत में, सिर्फ 2 ही विकर्ण होते हैं। उसी प्रकार से यानी ये पंचभुज, पंचभुज से साफ पता चल रहा है कि भुजाओं की संख्या कितना है, 5 है। इसमें भी कैसे डायगोनल निकालेंगे, यानी कि विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे कि आखिर इसमें कितना को विकर्ण है। तो देखिए n-3/2, देखिए n बराबर क्या लेना है 5, 5 - 3/2, 5 गुना 5 में से 3 गया 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि भुजाओं विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, अब हम मान लेते हैं सपोज दैट इसमें लेते हैं आपका जाके षटभुज, यानी कि जिसमें 6 भुजाएं होती है, 6 भुजाएं होती है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे, n-3/2, n बराबर क्या लेंगे 6, फिर यहाँ पर 6 - 3/2, 6 गुना 6 में से 3 गया 3/2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी 3 तिया कितना हो गया 9, यानी कि इस 6 षटभुज में विकर्णों की संख्या कितना होगा 9 होगा। फिर उसी तरह यहाँ सप्तभुज लिए हैं, इसमें अगर निकालना रहे कैसे, तो यानी कि हमको पता चल गया कि भुजाओं की संख्या कितना है 7 गो है, ठीक है, भुजाओं की संख्या 7 है। तो फॉर्मूला क्या होता है n-3/2, यही फॉर्मूला होता है, देखिए n-3/2, उसके बाद n की जगह हम बैठाएंगे 7, क्योंकि भुजाओं की संख्या कितना है 7, फिर 7 - 3/2, 7 गुना 7 में से 3 गया 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी कितना हो गया 14 गो विकर्ण, ठीक है। अब इसी तरह इसमें देखिए आप तो गिन नहीं सकते हैं कितना गो विकर्ण है, ये अष्टभुज है, अष्टभुज यानी कि 8 भुजा वाला है। देखिए 1 भुजा 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी कि अष्टभुज है तो 8 भुजा वाला, यानी कि भुजाओं की संख्या इसमें टोटल कितना है 8 है। फॉर्मूला विकर्णों की संख्या डायगोनल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, n-3/2, बट अब देखिए n की जगह हम क्या बैठाएंगे 8, क्योंकि भुजाओं की संख्या 8 है, 8 - 2 और बटे 2। अब ध्यान दीजिए 8 गुना 8 में से 2 गया 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 8 तिया 24 गो विकर्ण। क्या यहाँ पर गिन सकते थे आप, नहीं गिन सकते थे, इसीलिए हम क्या किए, इसको हम इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग जितना भी चाहे कितनों भुजा वाला दे दे, हजारों भुजा वाला दे दे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके n-3/2 वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग विकर्णों की संख्या को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी आकृति हो या बहुभुज हो, उसमें आखिर बहुभुज के जितने भी अंतः कोण होते हैं, अंदर में कोण होते हैं, तो उन सभी कोणों का योगफल कितना होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग। आप लोग जान रहे हो कि ये क्या है, त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। सिर्फ आपको एक सिंपल से याद रखना है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल हो गया 180 डिग्री। अब देखिए जैसे ये आयत है या फिर वर्ग मान लीजिए, ठीक है। अब इसका आयत या वर्ग का अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, ये जानने के लिए क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा करना है। आयत ले लेते हैं या फिर इसको चतुर्भुज भी बोल सकते हैं आप, 4 भुजा वाला है, चतुर्भुज बोल दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हम जान रहे हैं कि एक त्रिभुज में कितना त्रिभुज, एगो त्रिभुज है तो एक त्रिभुज लिख दिए, त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर कितना हो गया, तो अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री। अब ये आयत या फिर इसको चतुर्भुज बोलिए। अगर आपसे पूछा जाए चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है चतुर्भुज के, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक करना है, क्या है कि इसमें कितना को त्रिभुज बन सकता है ये आपको देखना है। तो देखिए एक विकर्ण डाल दीजिए, एक पॉइंट से लेकर अपोजिट विकर्ण डाल दिए, है ना। विकर्ण डालने पर एक त्रिभुज यहां बना है, दूसरा त्रिभुज यहां बना है, यानी कि इस चतुर्भुज में कितने को त्रिभुज बना है, तो 2 गो। इस चतुर्भुज में कितने गो त्रिभुज बना है, तो 2 गो त्रिभुज बना है। तो त्रिभुजों की संख्या यहां पर देखिए, त्रिभुजों की संख्या कितना है, यहां लिख देंगे 2। अब बताइए हम ये सब लिखने से क्या, हमको तो चाहिए क्या कि इस चतुर्भुज में कितने, इस चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण का योगफल कितना होता है। इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, तो हमको क्या करना है कि हम देख रहे हैं एगो त्रिभुज का मान कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ क्या गो त्रिभुज बना है 2 गो, तो 180 गुना क्या कर देंगे 2, यानी कि 360 डिग्री। इससे पता चल गया हम लोगों को चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होगा 360 डिग्री। उसी तरह यहां पर एक लिए 1 2 3 4 5 पंचभुज है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पंचभुज। 5 भुजा वाला है पंचभुज। अब आपसे पूछा जाए कि पंचभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होगा। पंचभुज में 5 गो कोण है, 1 कोण 2 कोण 3 4 5 गो कोण है। देखिए 1 कोण
2 कोण, 3 कोण, 4 कोण और एक 5 कोण। तो हम जानेंगे कि पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। तो आपको क्या करना है कि त्रिभुज, एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, वहां से त्रिभुज बना दीजिए। देखिए एक पॉइंट यहां से ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट ए ले लिए, इस पॉइंट से ही सब जगह खींच रहे हैं, एक त्रिभुज बन गया, दूसरा ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कितना को त्रिभुज बना, 1 2 और यहाँ पर एक 3 गो, टोटल कितने त्रिभुज बना है, 3 गो त्रिभुज बना है। यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया पंचभुज में, 3 गो। अब देखिए अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, तो ध्यान दीजिए एगो त्रिभुज का मान कितना होता है, एगो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। तो 3 गो त्रिभुज है तो कितना कर देंगे, 3 से गुना, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, यानी कि 540 डिग्री। इससे साफ पता चल गया कि पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 540 डिग्री। उसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी ये षटभुज है ना, 6 भुजा वाला है। तो ध्यान दीजिए एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, इस पॉइंट को, यहीं से त्रिभुज बनाइए। एक त्रिभुज ये बन गया, दूसरा त्रिभुज ये बन गया, तीसरा ये हो गया। टोटल कितना को त्रिभुज हुआ, गिनिए जरा, 1 2 3 और यहां पर एक छोटा सा बना है, 4 गो त्रिभुज है। इसमें कितने त्रिभुज है, 4। तो ध्यान दीजिए यहां त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, 4। आपको एक त्रिभुज का मान कितना होता है, एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, और 4 गो का जानना है तो 4 से गुना कीजिए, 18 चौक 72, यानी कि 720 डिग्री। षटभुज, 6 भुजा वाला को षटभुज कहा जाता है। अब बताइए इस षटभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना आ गया, 720 डिग्री। उसी तरह से यहाँ पर लिए है सप्तभुज, यहाँ पर एक पॉइंट को पकड़िए, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट इस पॉइंट को लिए, यहाँ से लेके सबसे पहले अपोजिट साइड वाला यहाँ मिलाएं, दूसरा यहाँ मिला दिए, तीसरा यहाँ मिला दिए और चौथा यहाँ मिला दिए। ठीक है, अब यहाँ कितना को बना है त्रिभुज, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज और एक 5 त्रिभुज। और एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180, तो 5 गो का कितना हो जाएगा, 18 पंचे, गुना कर दीजिए 18 पंचे, या सबसे पहले त्रिभुजों की संख्या 5 है, यहाँ लिख देंगे 5, 180 गुना 5, 18 पंचे 90, यानी कि 900। यह है सप्तभुज आपका, 7 भुजा वाला सप्तभुज, सप्तभुज। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है कि एक पॉइंट पकड़कर आपको त्रिभुज बनाना है। एक गो त्रिभुज का 180 डिग्री होता है अंतःकोण, 2 गो त्रिभुज है इसमें चतुर्भुज में, तो 2 गुना 180 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, यानी कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना हो गया, 360 डिग्री। उसी प्रकार से पंचभुज है, एक ही पॉइंट को लीजिए, जैसे मान लेते इस पॉइंट से लिए, यहां से बनाते गए, अपोजिट साइड को मिलाते गए। ठीक है, अपोजिट वाले जितने भी पॉइंट है सबको मिला दिए, तो इसमें 3 पंचभुज में 3 गो बना है, तो 18 चौक 18 तिया 54, यानी कि 540 इसके अंतःकोणों का योगफल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ था षटभुज, यानी कि इसमें कितना गो त्रिभुज बना, 4, 18 चौक 72, यानी कि एक त्रिभुज 180 डिग्री, 4 गो त्रिभुज है इसमें, तो 18 चौक 72, 720 डिग्री, यानी कि षटभुज में 6 भुजा वाला में 720 डिग्री होता है अंतःकोण। फिर उसी तरह सप्तभुज में 900। उसी प्रकार से अष्टभुज का भी आप कर सकते हैं। आज देख लीजिएगा वहां पर कितना त्रिभुज बन रहा है और उसके अनुसार से 180 से उसको गुना कर दीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, देखिए नोट करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, बहुभुज के बाह्य कोण, बाह्य का होता है बाहर वाला कोण। जैसे यहाँ त्रिभुज है, चाहे बहुभुज क्या किसको हम बताएं, बहुभुज के बारे में आपको बता चुके हैं, 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाले बंद सरल आकृति को बहुभुज बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए त्रिभुज है तो इसका बाह्य कोण देखिए, एक कोण हो गया 1, यहाँ 2 और यहाँ पर 3। इसको तीनों कोण को अगर जोड़ दिया जाए, कोण 1 कोण 2 प्लस कोण 3, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इसका मान हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ पर चतुर्भुज लिए हैं, इसका भी अगर चारों कोण बाहर वाला को जोड़ दें, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। हमेशा याद रखिए कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उसी से यहाँ रिलेटेड एक क्वेश्चन लिए है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दे देगा कि x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक पंचभुज है, इसके बाह्य कोण दिया हुआ है, चाहे पंचभुज हो या कोई कितनों भुजा वाला हो, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, उससे ज्यादा कभी नहीं होता है। अंतः कोणों का मान अलग अलग होता है, लेकिन बाह्य कोण किसी तरह का बाह्य कोण में अंतर नहीं होता है। चाहे जो भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। जैसे यहां पर देखिए एक कोण है कितना डिग्री, देखिए मान लेते हैं 80 डिग्री, ये सारे के सारे बाह्य कोण है और x का मान निकालना है, तो 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री और प्लस एक बाह्य कोण x, ये सब एक पांचों कोण का योगफल कितना होगा, 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे बाह्य कोण है। अब जोड़िए सबको, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 8, 21 8 29, यानी कि 290 डिग्री प्लस x बराबर कितना, 360 डिग्री। अब x का मान निकालना है तो 290 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, x बराबर 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, x बराबर कितना मान निकल गया, x बराबर 70 डिग्री हो गया।
ठीक है, कितना डिग्री, 70 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।